हाँ जी, क्या हाल चाल। तो जी हमारे जीवन में रिसेंटली बहुत बड़ा चेंज आया है। सोचा आपको सूचित करते हैं। मैं व्यस्तता से पितृत्व की ओर बढ़ गया हूँ। मतलब एडल्टहुड से एंटर कर गए हम पेरेंटहुड की तरफ। तो जी 1 महीने में मुझे ये पता लगा है कि बच्चा एक खराब अलार्म क्लॉक की तरह होता है, कभी भी बजने लग जाता है। Lalo night din no. क्यों रो रहा है? You're helping me. कभी कभी तो लगता है हमसे ये मजे ले रहा है। जिंदगी वैसे चेन्नई सुपर किंग की तरह हो गई है। धोनी वहां भी जरूरी है और धोनी यहाँ भी जरूरी है। तो दिमाग में कभी कभी मेरे ख्याल आते हैं, इसको वे प्रोटीन पिला दूं क्या, गैस बन रही है पुदीना खिला दूं क्या, या फिर क्रेटीन पिला देता हूँ रिकवरी हो जाएगी। पर ये विली मुझे रोक लेता है। इस नए मेहमान ने विली से आधा बेड छीन लिया, आधा अटेंशन छीन लिया और मेरी बीवी छीन ली। तो जी स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम शेयर करेंगे हमारी प्रेगनेंसी से डिलीवरी तक की जो प्रोसेस था। एक्चुअली जापान में टैक्स भरने के बाद ना गवर्नमेंट बहुत सारे बेनिफिट देती है, जैसे गवर्नमेंट से कितने पैसे मिलते हैं, पेरेंटल क्लासेस होती हैं। हम लोग को तो फेक वो प्रेगनेंसी बेली लगा के सीढ़ी से उतरवाया भी गया था। और 1 साल की छुट्टी लेके आप घर पे बैठ सकते हो बच्चे की केयर करने के लिए, और गवर्नमेंट उसकी सैलरी भी देती है। तो शुरू करते हैं। तो खाना वाना लेके बैठ जाओ, वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। ऐसा लग रहा है फुल फैमिली बैठी है। तो हमारे साथ है हमारी अर्धांगिनी, तो ये ज्यादा बेटर बता पाएंगी क्योंकि भाई इसी ने पाल पोस के 9 महीने बड़ा किया है। तो प्रेगनेंसी का हमें पता लगा था, इट्स लगा था प्रेगनेंसी June 29th. तो वो जो स्टिक होती है ना जिसपे हम घर पे प्रेगनेंसी चेक करते हैं, तो अगर उससे कंफर्म हो जाता है उसके बाद का प्रोसेस टीना से बताता हूँ। टीना, what you did after the confirmation of the pregnancy? So sometimes after that kit, it might be a mistake. So you have to go to the clinic to confirm that you're really pregnant. So they said after 1 month you have to come back for heartbeat check. तो जापान में क्या होता है ना कि आपको प्रेगनेंसी ना गवर्नमेंट पे रजिस्टर करानी होती है। आपको एक हॉस्पिटल उनको बताना होता है, वो प्राइवेट भी हो सकता है गवर्नमेंट भी हो सकता है। तो वार्ड ऑफिस में जब आप रजिस्टर कराते हो ना, तो गवर्नमेंट के पास एक लिस्ट आ जाती है कि हाँ भाई इस हमारे वार्ड ऑफिस में इतने कपल जो है प्रेग्नेंट हैं। तो उसके बाद का प्रोसेस ना उसके हिसाब से वो लोग शुरू करते हैं। घर में डॉक्यूमेंट भेजना हो गया, और भी जो चीज़ें जो फाइनेंशियली हेल्प करते हैं वो लोग, जो पैसे वैसे मिलते हैं हम लोग को। और वार्ड ऑफिस में रजिस्टर कराने के तुरंत बाद वो एक इतना बड़ा स्टिकर देते हैं। वो स्टिकर मैं यहीं कहीं आसपास लगा दूंगा। तो वो स्टिकर का यूज़ होता है कि आप जैसे ट्रेन हो गया या बस हो गया या आपका कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हो, टैक्सी यूज़ कर रहे हो, तो अगर वो स्टिकर आपके पास होता है ना, बोलना नहीं पड़ेगा मुझे सीट दे दो ट्रेन में या बस में दे दो, या टैक्सी वाला थोड़ा ध्यान से चलाएगा, तुम्हारा लगेज के लिए हेल्प कर देगा। वो उस चीज़ के लिए होता है, वो आपको बैग में हमेशा टांग के रखना होता है। करे मातो लाइक the time you got sticker, they ask you if someone smokes in the house. Oh yeah. So there was one class that they say like don't, husband is not allowed. Then they asked me like, how's your relationship with husband? Does he smoke? Does he attack you? Like, is there any like violence, like conversation wise? Everything was okay for him. So I said there's none. And they were asking me who would support me. So I said him and my family, his family. So everything was like okay as government check. अच्छा, ये जो इंटरव्यू है ये 1 घंटे चलता है, और इसमें वार्ड ऑफिस क्या चेक करता है कि बच्चा जिस घर में पैदा हो रहा है वो उसके लिए सेफ है कि नहीं। तो अगर एनवायरनमेंट सेफ नहीं होता है, घर में कोई डोमेस्टिक वायलेंस होता है, या फिर वो सिंगल मदर है, उसकी पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो एक्स्ट्रा स्टेप्स लेते हैं कि उस घर को कैसे सेफ बनाया जाए। We also get this book from Japanese government and it's really really important for pregnancy. तो ये जो बुक होती है ना, ये हर बंदे को दी जाती है, और इसमें मेडिकल रिकॉर्ड होता है प्रेग्नेंट वुमेन का। तो हॉस्पिटल क्लिनिक दोनों आप खुद चूज कर सकते हो या वार्ड ऑफिस की हेल्प ले सकते हो। तो ऐसा कुछ खास अंतर नहीं होता। मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल यहाँ के बहुत अच्छे होते हैं, आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने की जरूरत ही नहीं है। बाकी बुक की बात कर रहा था, तो वो शीकें कोतेचो। If you translate, it's like mom child healthcare book. So in this booklet, it says all about how you can treat pregnancy, and it gives you details like how much you have to gain, how much you have to eat, and it has like your dental data. Really? Sorry. So that's the one booklet you have. So every Japanese people gets these booklet from the City Word. Like common in Japan that the doctors are really strict. So if you're swollen or your weight is super like increasing, they get really angry at you. हाँ, जैसे इंडिया में तो घर में चलता है ना कि थोड़ा अरे ये प्रेग्नेंट लग नहीं रही है, इसे थोड़ा और खिलाओ, ऐसे
वो है ना, लेकिन जापान में अगर 2 किलो भी ज़्यादा होता है ना, इवन 2 kg, राइट? Yeah. हाँ, ऐसा कुछ होता है कि वो लोग ना कैलकुलेट करके तुम्हें पहले ही देते हैं कि तुम्हारा करंट बॉडी वेट इतना है, बेबी का वेट इतना होगा और तो तुम्हारा वेट इतना जा सकता है। अगर उसके 1 भी किलो ज़्यादा होगा ना तो वो कहते हैं नहीं डाइट कट करो, और नाराज़ हो जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है प्रेगनेंसी को लेके। They also give you this coupon book that you can take ultrasound echo. तो ये जो बुक है ना, इसमें जो जितने भी मेडिकल रिकॉर्ड हैं तो इनके चार्जेस होते हैं, मतलब अल्ट्रासाउंड के हो गए और जो वेट वगैरह का हो गया और जो यूरिन चेक होता है उस सबके चार्जेस होते हैं। तो उसके लिए वार्ड ऑफिस से ना, जो इसने अभी बारकोड बताया ना, वो बारकोड मिलते हैं। तो वो क्या होते हैं ना, डिस्काउंट कूपन होते हैं। These are the coupon that you can use in hospital because every health checkup is really expensive. So the city work gives you coupon for each checkup. तो कूपन अगर खत्म हो जाएंगे तो आपके 8 से 10 हज़ार लग जाते हैं, लेकिन अगर कूपन आप यूज़ करते हो तो बिल्कुल फ्री हो जाता है। ये मेडिकल चेकअप में हमें खर्चा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। हमारा जो प्रेगनेंसी का टाइम था ना, उसमें तो बिल्कुल खर्चा नहीं हुआ था। अच्छा, तो जापान में ना 3-4 महीने बाद जेंडर पता लगता है अल्ट्रासाउंड के बाद। व्हाट मंथ इज इट? तो वी गॉट टू नो जेंडर 16th week. ऐसे तो 16-17 हफ्ता होता है, 3rd और 4th। सो हुआ क्या था कि उसका बड़ा वो होता है अजीब सा किस्सा। तो डॉक्टर आस्क्ड मी लाइक कि तुम्हें जेंडर पता करना है कि नहीं। तो मेरे को पता कि मेरा इंस्टिंक्ट होता है इंडिया वाला ना, अरे जेंडर पता लग जाएगा। तो वो चौंक गया, क्यों, मतलब नॉर्मली तो लोग जेंडर पता करते हैं। तो मैंने कहा कि अच्छा, तो कह रहे क्यों, क्या हुआ? वो फिर मैंने उसको थोड़ा सा बताया कि भाई इंडिया में मतलब बच्ची जब होती है तो बहुत सारे स्टेट्स में ना बच्ची को मार दिया जाता है। 190 कंट्रीज़ में हमारा ही देश है इसमें सबसे आगे। तो फिर मैंने वो चीज़ उसका एक्सप्लेन करी तो वो भी शॉक हो गया था ये सुन के। तो उसने बोला कि अच्छा तुम्हें जेंडर पता करना है कि नहीं। तो वी डिसाइडेड to be surprised together. So So I told the doctor, like, if you know the gender, like, please write it on the paper, and then we gave the paper to our friend. तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग साथ में, हम दोनों को जेंडर पता लगेगा, खाली हम लोग सरप्राइज होंगे, और पेपर को फोल्ड करके टेप लगा के हमें दे दो और हम उसे अपनी फैमिली और अपने दोस्तों के साथ खोलेंगे। तो उसने वो पेपर पे लिख के दिया और वो पेपर मैं क्लिनिक में जेब में रखा और मैं ऑफिस आया। पूरे दिन मेरे को ना ऐसे चिल्चिल हो रही थी कि लड़का हुआ लड़की हुआ, लड़का हुआ लड़की हुआ। दिक्कत मेरे को दोनों से नहीं थी, लेकिन ये था कि जानना है। फिर हम लोग उसी शाम को ना अमित के घर पे गए और मम्मी पापा को वीडियो कॉल पे लिया। तो तब पेपर खोल के पता लगा कि इट वाज अ बॉय। अच्छा, जेंडर पता लग गया था, अब टाइम था नाम डिसाइड करने का। तो सबको पता है जापान में ना नाम के आगे सान लगाते हैं, और मैंने सोचा इसका नाम ना परेश रखते हैं। उससे क्या होगा, लोग इसे परेशान बोलेंगे तो मजा सा आएगा। लेकिन मेरे तेजस्वी दिमाग को थोड़ी सी गालियां पड़ी और हमने सोचा इसका नाम ऐसा रखते हैं जो जापानीज लोग आराम से बोल पाएं। तो हमने इसका नाम डिसाइड किया जय। एक्चुअली मेरे पापा जी का नाम विजय है, मेरा नाम अजय है और बेटे का नाम जय। तो लोगों को लगेगा शायद हमने मेहनत नहीं करी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जापान में ना नेम प्रोनाउंसिएशन को लेके बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि अब कुलभूषण नाम रख दो तो जापानीज लोग से बोला ही नहीं जाएगा, तो उसका फायदा नहीं है। तो हमने सोचा इसका नाम ऐसा रखें जो जापानीज में बोला जाए। तो हमने जय सोचा, और इसको इंग्लिश में भी बोल सकते हैं जय, हिंदी में भी प्रोनाउंसिएशन चेंज नहीं होता जय। और जापानीज कैरेक्टर्स में इसको लिखा भी जा सकता है, कांजीज में इसकी 2 कांजी बनती है, तो उससे इसको बोला भी जा सकता है और इसको लिखा भी जा सकता है। तो हमने चूज किया नाम जय। अब नेशनलिटी का मैं बता ही देता हूँ। तो मेरे पास है इंडियन पासपोर्ट, टीना के पास है जापानीज पासपोर्ट। तो हम दोनों के पास ऑप्शन था बच्चे को जापानीज पासपोर्ट दिलाने का या इंडियन पासपोर्ट दिलाने का। तो हमने डिसाइड किया इसको जापानीज पासपोर्ट दिलाते हैं, क्योंकि ये जापान में पैदा हुआ है, जापान में पढ़ेगा, जापान में जॉब करेगा, तो वीज़ा वगैरह की इसको झंझट ना हो, इसलिए जापानीज पासपोर्ट में मच बेटर ऑप्शन लगा। और इसको इन फ्यूचर चेंज भी कर सकता है, अगर इसको इंडियन में कन्वर्ट कराना है तो आराम से बाद में खुद करवा सकता है। तो नेशनलिटी खुद डिसाइड कर सकता है। अभी के लिए हमने इसको जापानीज नेशनलिटी दिलाई है। और ऐसा नहीं है, जापान में पैदा होने वाले हर बच्चे को जापानीज पासपोर्ट मिलेगा। अगर फादर और मदर के पास इंडियन पासपोर्ट होगा तो बच्चे को इंडियन पासपोर्ट ही मिलेगा। जापानीज पासपोर्ट दिलाने के लिए एक के पास जापानीज पासपोर्ट होना चाहिए। अच्छा, जेंडर रिवील के बाद जैसे एम्ब्रियो बढ़ रहा होता है और फीमेल बॉडी भी थोड़ी सी 6 महीने के बाद बहुत ज़्यादा डेलिकेट हो जाती है, मतलब वेट बढ़ता है और हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो अब फीमेल को तो वो सारी चीज़ें पता होती हैं और हमको नहीं पता होती कि इनकी बॉडी किस फेज से जा रही है, क्या चलने में क्या दिक्कत हो रही है, घर के काम करने में क्या क्या दिक्कत होती है। तो वार्ड ऑफिस ने ना जापान में बहुत सही चीज़ कर रखी है। ये चीज़ इंडिया में भी रेप्लिकेट होनी चाहिए। तो करते क्या है लोग, वार्ड ऑफिस वाले क्या करते हैं कि अपने वार्ड में जितने भी प्रेग्नेंट कपल्स होंगे उनके पास रजिस्ट्रेशन होता है, उनको बुलाते हैं। तो पहली बार मैं क्लिनिक में गया था और वहाँ पे 4-5 जापानीज बंदे बैठे हुए थे और मदर्स बैठी हुई थी। तो वहाँ पे उन्होंने ना फेक बेबी बम बना रखा था और फेक वेट गर्दन में कुछ ऐसी था 7-8 किलो का, उसको गर्दन में लटका के हम लोग को बोला वो 4थे फ्लोर से नीचे तक जा और ऊपर तक आ।
And he had to carry the baby doll for the whole class. Oh It was yeah, so yeah, yeah. heavy. तो वो देखती रहती है ना नर्स की कौन सा इसमें थोड़ा सा वो कर रहा है, गलती कर रहा है, क्योंकि उसकी गर्दन तो नहीं झूल रही है, उसकी प्रैक्टिस होती है और अलग अलग वेट के साथ ट्राई करना होता है। माँ को नहीं सिखाते हैं, माँ अलग से बैठी होती है, बस सबके पापाओं की क्लासेस हो रही होती हैं। शावर की क्लासेस बाद में हुई थी, आफ्टर शावर हैड लेटर राइट। सो उसके बाद एक और क्लास हुई थी जो वार्ड ऑफिस में हुई थी, और उसमें भी सारी चीज़ें रिपीट कराते हैं, क्योंकि आप वहाँ से सीख के आए हो तो आपको यहाँ डिस्प्ले करनी होती है कि बंदे को याद भी है कि नहीं, और सबको अटेंड करनी होती है। इसको ऑफिस से भी आपको छुट्टी मिलेगी। टीना की तो ऐसी बहुत सारी क्लासेस हुई थी, मेरी 2 क्लासेस हुई थी, दोनों सेशन में चीज़ें रिपीट कराई गई थी। तो ये एक मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी जो इंडिया में भी होनी चाहिए। चलो इंडिया में ये भी चीज़ है कि हमारी फैमिली एक साथ रहती है, लेकिन अब रिसेंटली होने लगा है कि बहुत सारे लोग अपने घर छोड़ के अलग अलग सिटीज़ में बसते हैं और सारी जिम्मेदारी ना औरतों पे आ जाती है, और उनको नहलाना हो गया, उनकी सूसू पॉटी चेंज करानी हो गई, उनको खाना बनाना हो गया, और प्रेस करना हो गया, सीढ़ी चढ़ना उतरना, वो सारी चीज़ें ना एक मेल को भी पता होनी चाहिए कि उनकी बॉडी किस फेज से गुजर रही है। तो वो चीज़ सिखाने के लिए भले ही वो करे ना करे, लेकिन हाँ पता होना चाहिए कि उनकी बॉडी किस फेज से गुजर रही है। तो मुझे तो बड़ी अच्छी प्रैक्टिस लगी आ रही है कि आई डोंट नो अदर कंट्रीज डू दैट और नॉट। I heard from my cousins in England that there's nothing like that. Like a checkup is once a month also. Well, there are no parental classes? No parental class, nothing from hospital. तो इसके 1-2 कजिन्स यूके में रहते हैं, तो दे टोल्ड कि वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तो आई डोंट नो हाउ मेनी कंट्रीज डू दैट, लेकिन अगर आप लोग को पता हो कोई कंट्रीज, कोई इंडिया के अलावा किसी कंट्री में रह रहा हो तो बताना किस तरह की चीज़ें होती हैं कि नहीं होती हैं, तो होनी चाहिए। इससे पता लग जाता है ना एक मेल को भी कि किस फेज से बॉडी गुजर रही है। नेक्स्ट वाज, तो जापान में ये भी करते हैं कि जब बेबी आपका होने वाला होता है ना, तो उससे पहले आपको वेबसाइट पे आप रजिस्टर कर दोगे, तो आपको घर पे डायपर भेजेंगे और आपको बेबी का मिल्क पाउडर हो गया वो भेजेंगे, आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो जी 9 महीने कब निकल गए पता ही नहीं लगा, और आ गया था डिलीवरी का लास्ट मंथ, और हमने शॉपिंग करनी शुरू कर दी थी। लोग तो प्रेगनेंसी के 10-20 व्लॉग बना लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो स्किल नहीं था। सारा टाइम पता नहीं कब निकल गया। तो जी हमने बेड ले लिया है। The guy said how many more months? So I said 10 days. जिस बंदे से लिया ना उसने बोला कि कितने महीने बचे अभी, क्योंकि ये लग नहीं रही है ना अभी प्रेग्नेंट। तो जी टीना को हॉस्पिटल जाना था 26 फरवरी को, और 10 दिन पहले उसका बर्थडे था 16 फरवरी को। तो सबने सेलिब्रेट किया, दोस्तों ने भी सेलिब्रेट किया, और सब यही विश कर रहे थे कि डिलीवरी के दिन सब कुछ सेफली हो जाए। तो टीना हॉस्पिटल के लिए निकल गई है और आज उसे एडमिट होना है। Are you nervous? नो आर यू? तो जी इसके बाद की और डिलीवरी से पहले की मेरे पे कोई फुटेज नहीं है। टीना हॉस्पिटल में थी, मैं घर पर था। मुझे बोला था टीना फ़ोन नहीं कर पाएगी तो नर्स कॉल करेगी। घर में मैं और विली अकेले थे, बस वेट कर रहे थे रिंग बजने का। बड़ी हिम्मत चाहिए ये सारे मोमेंट्स रिकॉर्ड करने के लिए। मैंने ट्राई किया लेकिन मुंह से कुछ निकला ही नहीं। फिर रात के 9 बजे हॉस्पिटल से कॉल आई, मैं साइकिल लेके भागा। कोई वीडियो या फोटो तो नहीं है, लेकिन बस उसके पहले बार रोने की आवाज़ है मेरे पास। Yeah, I'm okay. तो टीना 3-4 दिन के लिए हॉस्पिटल में रुकी थी रिकवरी के लिए, और मुझे अलाउ था बस 1 घंटा मिलने के लिए। तो वो 1 घंटा मैंने सोचा बेटे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, व्लॉगिंग जरा साइड में रखते हैं, और मैंने फिर कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। तो जी यार डिलीवरी के बाद का चौथा दिन है और आज टीना को हम हॉस्पिटल से पिक करने जा रहे हैं। बाकी सीट, वो चाइल्ड सीट वगैरह मैंने पीछे डाल लिया, मुझे बांधना नहीं आया और मुझे लग रहा है टीना को भी नहीं आता है, तो वो यूट्यूब पे देखेंगे। वही है, ये सारी पहली चीजें है ना, आप धीरे धीरे सीखेंगे। तो कोई अगर पेरेंट हो तो भाई टिप देना कैसे ये सारी चीजें हैंडल करी जाती है। हमारे लिए तो सबको नया नया है। बाकी वो टीना के मम्मी पापा तो ही हैं यहाँ पे, और मेरे मम्मी पापा इंडिया से सजेशन देंगे। बाकी जो दोस्त है अभिषेक है, अमित है, वो भी अभी पेरेंट्स बन चुके हैं, तो वो भी टिप्स देंगे। तो वही है, हर तरफ से जितनी हेल्प मिल सके उतना बेटर है। और मैं तो वही सोच रहा था कि मेरी मम्मी ने कैसे पाला होगा, क्योंकि मेरे पापा पुलिस में थे और वो तो अक्सर ही बाहर ही रहते थे, तो मम्मी ने तो सारा अकेले किया। और पुलिस क्वार्टर में रहते थे तो ज़्यादा लोग आते भी नहीं थे क्योंकि दूर पड़ता है ना, और हमारे ट्रांसफ़र भी बहुत हुए हैं। और उसमें मेरी बड़ी बहन 2.5 साल की थी तब मैं पैदा हुआ था, घर पे पैदा हुआ था। दाई माँ ने हेल्प करी थी, वो जो दाई माँ होती है, नर्स वगैरह जो होती हैं, तो उन्होंने हेल्प करी थी। मैं घर पे पैदा हुआ था, तो मम्मी बता रही थी उस टाइम पे बड़ा मुश्किल होता था कि घर पे ना
जैसे टाइम काटना मुश्किल हो जाता है कि बैठे हैं क्या करें। उस टाइम पे फ़ोन वोन भी नहीं होते थे कि पापा से बात कर ले, तो चिट्ठी लिखी, 15 दिन बाद पहुंची, आई, उनको बताया कि ऐसे ऐसे इस डेट को पैदा हो रहा है। और मेरी डिलीवरी के बाद पापा आए थे दादी जी को लेकर, तो उस टाइम पे तो मैं सुबह ही सोचता हूँ कि कभी कभी कि पता नहीं कैसे मम्मी ने हैंडल किया। तो अब हमारी बारी है, लेकिन हमारे टाइम पे तो यार इतनी सारी सुविधाएं आ गई हैं। अच्छा, पेरेंट्स की सेक्रीफाइस लोगों को समझ नहीं आती हैं। मेरे को तो तभी रियलाइज होने लगा था जब मेरे घर पे विली आया था। और वो होता है ना कि विली को रात में अकेला नहीं छोड़ना, एक बैक ऑफ माइंड चलता रहता है कि वो 2 घंटे हो गए, विली ने पता नहीं सोया नहीं होगा। हम लोग कैमरा लगा के रखते थे, रोज चेक कर रहे हैं ऑफिस से, काम पे फोकस नहीं हो पा रहा। और जब उसको पहली वैक्सीन लगी थी, मैं और टीना तो भर भर करके रोने लगे थे। जब मैं बाइक राइड पे जाता हूँ तो मैं और टीना प्लान करते हैं कि इस दिन कैलेंडर पे ना लिख लेते हैं कि इस टाइम तुम वीकेंड पे बाहर हो तो मैं विली के साथ रहूंगी, और अगर टीना का कोई प्लान होता है तो मैं घर पे रुक जाता हूँ और वो अपना काम निपटा लेती है। तो हम लोग ऐसे प्लान करते हैं। अब ये सारी सेक्रीफाइसेस है जो विली को समझ नहीं आएंगी, कभी नहीं आएंगी, लेकिन वही है कि ऐसे ना पेरेंट्स ने हमारे लिए कितना किया होगा। क्योंकि पेट तो फिर भी वैसा है ना कि उसको स्कूल नहीं भेजना, उसके दोस्तों में लड़ाई नहीं होनी, और बहुत सारी चीजें जो अलग होती है इंसान से। और वही है कि अब इंसान घर में आएगा तो और भी सारी चीजें समझ में आएंगी, पेरेंट्स के सेक्रीफाइस वगैरह। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा फेज है, एंजॉय करते हैं इस फेज को भी। तो जी हमने डिलीवरी ले ली है। आज कार में इसकी पहली घूमी है। इसके बाल बहुत ज्यादा हैं। सिट, आई विल गिव यू। जब ये पैदा हुआ था तो हॉस्पिटल की जो नर्स वगैरह थी कह रही बहुत दिनों बाद अलग बच्चा देखने को मिला। तो जी डिलीवरी बच्चे की बहुत सेफली हो गई थी और हमारी कॉस्ट आई थी 6.5 लाख येन। मैं इंडियन प्राइस में यहाँ डाल दूंगा। तो मेडिकल सर्विस ना यहाँ बहुत महंगी है, लेकिन उसी के अपोजिट यहाँ जापानीज गवर्नमेंट टैक्स देने के बाद ना बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इनके हेल्थ केयर तो बहुत स्ट्रांग है ही है, लेकिन और क्या क्या इन्होंने हेल्प करी वो मैं आगे बताता हूँ। तो टोटल अमाउंट था ना 6.5 लाख था। तो गवर्नमेंट उस चक्कर में हमारे मेडिकल बिल्स को कम करने के लिए 5 लाख येन वो हॉस्पिटल को पे करती है डिलीवरी करने के, ताकि नॉर्मल बंदों को वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा पे ना करनी पड़े। तो ये सीन होता है। और जब बेबी डिलीवर हो जाता है उसके बाद हमें 50,000 लाइक गोमायन, वी गॉट गोमायन, वो एक बार मिलते हैं। और हर मंथ गवर्नमेंट आपको 15,000 पर मंथ है for a child. हाँ, तो चाइल्ड सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट 15,000 येन देती है, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। लेकिन इंटरनेट पे ऐसे पोर्ट्री किया जाता है ओ बच्चे करने पैसे मिल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब 15,000 येन मिलते हैं। और जो 5 लाख येन जो बड़ी अमाउंट लोग बोलते हैं ना, वो डिलीवरी के होते हैं। और ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो अच्छा भी लगता है, क्योंकि हम जब रेसिडेंट टैक्स हो गया, मेडिकल टैक्स हो गया, तो सारे टैक्स भी करते हैं। और गवर्नमेंट ठीक है अच्छी रोड है, हर चीज़ है, लेकिन अब डेवलप हो गया है तो उसके बाद और भी बेनिफिट गवर्नमेंट देती है तो अच्छा ही लगता है। और ये फ्रीबीज नहीं है, हमारा पैसा है और हम ही को मिल रहा है, तो मतलब आई डोंट माइंड, बेनिफिट कर रहा है किसी भी तरह से रेसिडेंट्स को। अच्छा, जापान में एक चीज़ और है कि जैसे सी सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी का ना ऐसा कुछ वो नहीं है कि बिजनेस बना नहीं रखा। सी सेक्शन यहाँ पे बिल्कुल एंड के फेज में करेंगे जब उनके पास कोई चारा नहीं बचता। इंडिया में तो जैसे बिजनेस मॉडल है ना, सी सेक्शन के पैसे ज़्यादा होते हैं, रिकवरी टाइम कम होता है, नॉर्मल डिलीवरी में आपको ज़्यादा टाइम हॉस्पिटल रुकना होता है, इसलिए डॉक्टर प्रेफर नहीं करते हैं। तो इंडिया में, जापान में ऐसा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट से उनको उतना ही पैसा मिलना है, 5 लाख ही गवर्नमेंट देगी और उनको ऐसा कुछ वो नहीं हो जाएगा कि एक्स्ट्रा पैसे बनने लग जाएंगे। तो ये लोग कोशिश करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो जो मदर के लिए भी हेल्पफुल होती है। तो टीना यू हैड नॉर्मल डिलीवरी। अच्छा, 2-3 चीज़ें और होती हैं जो डिलीवरी के बाद होती हैं, जैसे शी केम फॉर हाउस इंस्पेक्शन, राइट? Yes. What was the purpose? They want to see how we're managing the baby, and like they want to see how house looks like and how baby is growing. So they dog ने? Yes, with Willie, like how we're managing, and they weighed Jay if he's growing. तो 1 महीने के बाद वार्ड ऑफिस से एक और नर्स आती हैं, वो घर की क्लीनलीनेस चेक करती हैं, पानी सिंक कैसा आ रहा है, बच्चे को नहलाते कहाँ पर हो, बच्चे का चेंजिंग मतलब बच्चे का जो तुमने बेबी बेड अलग से बना रखा है कि नहीं, और अगर आपके घर में कोई पेट है तो उस पेट का बिहेवियर कैसा है, बच्चे मतलब ऐसा तो नहीं बहुत एग्रेसिव कुत्ता हो, तो उसके लिए वो सजेशन देंगे। मतलब मुझे नहीं पता वो किस हद तक जाते हैं और क्या क्राइटेरिया होता है, लेकिन वो बस आए, उन्होंने नॉर्मल पूछा और बाकी वो ये भी गौर कर रहे थे, दे वर चेकिंग राइट इफ आई एम हेल्पिंग और नॉट। Yeah, they were.
तो वो ये भी चेक कर रहे थे कि जो पति का बिहेवियर कैसा है, मतलब वो बता रही थी कि इस सारे घर में क्या होता है कि जैपनीज पति होगा वो टीवी देख रहा होगा, ऐसे बैठ के देख रहा होगा, और बीवी ही बच्चे को हमेशा ऐसे गोद में लेके बैठी होगी, या फिर दूध वही बना रही होगी, या फिर उसके जो दूध बोतल होती है धोने का भी वही कर रही होती है। तो वो भी सारी चीज़ें चेक करती हैं और वो सजेशन देती हैं कि क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और जब मैं अलग था, व्हेन आई वाज अदर रूम, देन शी वाज आस्किंग अबाउट माय बिहेवियर तो का, और दे चेक इफ देयर इज स्मोक स्मेल इन द हाउस, राइट? तो वाह, and like noise and everything. हाँ, घर के आसपास ज़्यादा नॉइस तो नहीं है, कुत्ता ज़्यादा भौंकता तो नहीं है, वो सारी चीज़ें नॉर्मल चेक करते हैं। अब मुझे पता नहीं कि वो लोग अगर कोई चीज़ ऐसी गलत मिलती है, व्हाट इफ दे फाइंड लाइक समथिंग ऑफ? I think they like note it down on their they they had a give me the paper form, so I think they note it down. हो गया सारा चेकअप। विली ने इज्जत बढ़ा दी हमारी। In Japan and also in Osaka, there's like a daycare and like staycare, and the nurse come to your house for 2 hours. If she's stressed or she's a single parent or she's not working well with her partner, or like she wants to, like she's tired of the baby, then they do, like the government cares for those moms, so you can use it 7 times, and I have the ticket. It's mostly for single mothers, right? Mostly, but some like all my friends are doing it too, so it's not only for a single mom. तो आप अगर गवर्नमेंट इतना केयर कर रही है ना अपने सिटीजन्स का, तो अच्छा लगता है टैक्स भरने में भी। तो वो सारी चीज़ें ना एकदम गवर्नमेंट ने बड़ी सॉर्ट आउट कर रखी हैं कि आपको ना ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। देयर वाज एनी बैड पॉइंट यू फाउंड आउट ड्यूरिंग दिस होल वर्क फ्लो और द प्रोसेस? Nothing actually. It was all smooth, and they were all nice. Nurses were all nice. सो एक्चुअली हाँ, बहुत लोगों को पता नहीं है कि जापान में ना आप जब पेरेंट बनते हो, माँ और बाप दोनों ही छुट्टी ले सकते हैं। तो मैंने जो छुट्टी ली है, वो टीना ने तो जैसे प्रॉपर छुट्टी ली है, ये घर पे ही है और ना वर्क फ्रॉम होम है, इसने प्रॉपर छुट्टी ली है। जो मेरी छुट्टी है, मैंने ऑफिस से छुट्टी ली है, और उसको बोलते हैं पापा की पेरेंटल लीव होती है, जो पापा को मिलती है, मैटरनल लीव मम्मी को मिलती है। तो मैंने 6 महीने की छुट्टी ली है, और 6 महीने में क्या होता है ना कि मैं जॉब से छुट्टी ले ली, और जो मेरी सैलरी का 80% होता है, 60% है, लेकिन इस टाइम आपको पेंशन नहीं पे करनी होती है, आपको कोई टैक्स पे नहीं करना होता। आपको शायद रेसिडेंस टैक्स, यू हैव टू पे रेसिडेंस टैक्स, राइट? आई हैव टू पे। तो मेरे को रेसिडेंस टैक्स के अलावा कोई पे करना नहीं होता, और उसका जो सब अमाउंट होता है वो मेरी सैलरी का 80% मेरे अकाउंट में आ जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा कि 6 महीने छुट्टी पे हूँ तो मेरे को सैलरी नहीं मिलेगी। और इनफैक्ट ये भी है कि मैं 6 महीने के बाद उसको एक्सटेंड भी कर सकता हूँ। तो उसको, लेकिन उसका फिर वो होता है कि जैसे 80% सैलरी अभी आएगी और मेरे को और बढ़ा के लेनी है, और उसको मैं 80 से 60 आएगी फिर मेरी, ऐसा कुछ होता है। लेकिन आई मीन टिल 6 मंथ आई विल बी ओके फॉर वर्क, राइट? क्योंकि अभी ऐसा है कि इसको 100% हमारी केयर चाहिए, और इसको फीडिंग टाइम भी होता है, वो बहुत फ्रीक्वेंट होता है। और वी हैव डिसाइडेड लाइक शी विल बी टेकिंग चार्ज ऑफ द किड इन डे एंड आई विल बी टेकिंग द नाइट, क्योंकि मैं रात में आराम से 1-2 बजे तो नॉर्मल सोता ही था। तो अब मैं सुबह 4 बजे तक जगता हूँ, और टीना 4 करा लाइक टिल इवनिंग मादे, देन इवनिंग करा 4 इज़ माई ड्यूटी। तो हमने ऐसे डिसाइड कर लिया। तो देयर इज़ नथिंग टफ राइट नाउ। और बाकी दिस होल टाइम मैनी पीपल वर आस्किंग लाइक व्हाई टीना इज नॉट ऑन योर बाइक ट्रिप, डिड यू गाइस हैव डाइवोर्स का? तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो मेरे को ऐसा वो मन नहीं था कि प्रेगनेंसी व्लॉग बना, मतलब लोगों के तो करियर चल रहे हैं प्रेगनेंसी व्लॉग, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है जो बना रहे हैं। और मेरा ऐसा भी नहीं है कि इन फ्यूचर मैं जैसे जय को ना क्या इसके मुंह पे कैमरा बाढ़ के रखूंगा, ऐसा भी मुझे नहीं करना। कई लोग कुत्ते को घर में पाल के उसका व्लॉग बना के फिर कुत्तों को इधर उधर छोड़ देते हैं। तो मेरे घर पे विली आया, तो जितना विली फीचर होता था उतना ही मे बी जय भी फीचर होगा। ऐसा नहीं है कि आज इसने ये कर दिया वो कर दिया, इस तरह के कोई कुछ ऐसे व्लॉग नहीं आने वाले। और तो कोई बोलना भी मत। बाकी नॉर्मल कैंपिंग जाएंगे तो ही विल बी पार्ट ऑफ द व्लॉग, बाकी इसकी अपनी फ्रीडम है। बाकी जब इसको अपना चैनल बनाना होगा तो ये भी बोल देगा हाँ जी क्या हाल चाल। बाकी मैंने एक चीज़ डिसाइड करी है कि जैसी व्हाट्स बाइक राइडिंग एज इन जापान, तो वही आई मीन, तो जय आई प्रॉमिस यू फिस्ट बम्प, अगर पहले बाइक का लाइसेंस बनते बाइक मेरी तरफ से गिफ्ट है, कैमरे पे बोल दिया मैंने, ठीक है। बाकी व्लॉग के ऐसे कोई टॉपिक चेंज नहीं होंगे, और मैं वही थोड़ा सा एक दो टॉपिक्स के बारे में मुझे और पता लगेगा, जैसे एजुकेशन सिस्टम हो गया और चाइल्ड पॉलिसीज़ हो गई। तो अगर वो चीज़ें मुझे इंटरेस्टिंग लगी तो मैं उसके ऊपर व्लॉग बनाने की कोशिश करूँगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मैं बच्चे के मुंह पे कैमरा बांट दूँ। तो मैं 1.5 महीने प्रेगनेंसी को हो गया है, और बाकी टीना ने 9 महीने ख्याल रखा, और कम से कम दिन में 10-12 घंटे मैं तो रख ही सकता हूँ। और बाकी वी ट्राई टू
हेल्प ईच अदर कि मैं इसका खाना बना देता हूँ, उस टाइम पे ये लेके बैठ जाती है और ये मेरा खाना बना देती है. और बाकी वी हैव विली ऑल्सो. तो अभी ऐसा लग रहा है कि विली इज लिटिल बिट जेलस, नॉट जेलस, लाइक curious या फॉर एग्जांपल लाइक sad. if he is on my lap and Willie brings a toy, so he wants me to play with him, but so I don't know, like अभी jealous नहीं है क्योंकि अभी अटैक कुछ भी नहीं कर रहा है. he is just curious right now कि ये कौन नया आ गया है घर में, कि कब जाएगा, how when he'll go back. so अभी वैसा है. लेकिन हाँ अच्छा है कि विली अभी जंप नहीं कर रहा है, अटैक नहीं कर रहा है. और बाकी धीरे धीरे जब 1 साल हो जाएगा फिर ही विल ऑल्सो स्टार्ट प्लेइंग विद विली. बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो रही. पेट को लेकर भी घर में हमें कोई दिक्कत नहीं है. और द गुड थिंग इज़ लाइक ये भी एलर्जिक नहीं है, मैं भी एलर्जिक नहीं हूँ. और टिल नाउ जय इज़ ऑल्सो फाइन. अगर एलर्जी होती भी है सो इफ़ ही इज़ इवन एलर्जिक आई डोंट थिंक लाइक वील सेंड विली समवेयर एल्स. तो ऐसा नहीं है. लाइक ही इज़ ऑल्सो किड ऑफ अवर हाउस. तो उठ गया, सुन रहा है. ओल्डेस्ट सन, क्योंकि घर में बड़ा बेटा ये है. बाकी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं. सॉरी सुना नहीं होता है ना दिशो. ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं है. बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में. आई थिंक इट गोना बी अ लॉन्ग वीडियो. Ay, 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 ay. विली बॉल